नंबर आप नोट कर लीजिए 7007। कास्टिंग डायरेक्टर बिना एक्टर के बेकार है, तो हमारे लिए आप ही जो हो मेन आप, तो उससे आपका दिख जाता है कि आप किस चीज़ में अच्छा कर रहे हो, पॉजिटिव अच्छा कर रहे हो या नेगेटिव अच्छा कर रहे हो या कॉमेडी अच्छा कर रहे हो। मूवी मिली, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज की मीटिंग हुई, फिर मैंने उसमें ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 1 साल हमने वो भी किया है। जानिए बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक बात, रोल, कैमरा, एक्शन। हाय दोस्तों, मैं कैप्टन भावेश स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल द स्ट्रगलर पर। आज आप सबके फेवरेट सेगमेंट रूबरू में मैं एक बार फिर से आया हूं एक नए शख्स के साथ जिनका नाम है अष्टभुजा पांडे, जो कि लखनऊ में रहते हुए बहुत ज़्यादा कास्टिंग करते हैं। अगर आपको भी कास्टिंग करानी है तो मैं आज आपकी उनसे मुलाकात कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अष्टभुजा भैया से। भैया आपका हमारे चैनल द स्ट्रगलर पर स्वागत है। थैंक यू। और वैसे तो ऑलरेडी आपको जानते हैं सब लोग, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए हमारी जो द स्ट्रगलर फैमिली है इनको, कि ये आपको अच्छे से एक बार समझ ले। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम अष्टभुजा प्रसाद पांडे है और कुछ लोग जो लखनऊ में और अपना हमारे यूपी के हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, बउआ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सब ज़्यादातर बउआ ही बोलते थे मुझे सेट पे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मेरी सिस्टर, जब मैं इस लाइन में आया हूँ तो सिस्टर मेरी जो थी मानसी पांडे, हाँ, तो आप उनको जानते हैं, और वो मुझे बउआ कह के बुलाती थी। तो जितने भी लोग हैं आज वो ज़्यादातर बउआ के नाम से जानते हैं। ओके। तो वैसे अष्टभुजा प्रसाद पांडे नाम है मेरा। और स्टडीज़ की बात की जाए तो मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया आर्कोलॉजी से, और फिर मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड जिसको बोलते हैं वो किया लखनऊ से। लखनऊ से। ओके। दरअसल मेरा इस लाइन में होता क्या है ना, आपने बोला कि कास्टिंग डायरेक्टर है तो उसका कभी ना कभी सपना रहा होगा कि इस लाइन में आने का या एक्टिंग करने का। मेरा ऐसा कोई भी एक्टिंग करने का रहता ही है आदमी का। मैं भी जब पहले शोज़ देखता था ना, मतलब सिंगिंग शोज़ होते थे, डांसिंग होते, तो घर वाले इतने अच्छे से देख रहे हैं, मन करता था कि कभी हम भी इस शोज़ में जाएं और पूरी दुनिया देखें। लेकिन वो टैलेंट ही नहीं था अंदर कि ऐसा कोई टैलेंट। पहले सिंगिंग करता था मैं, लेकिन वो फिर मैंने छोड़ दिया था, रियाज व्याज नहीं किया था। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। एक्टिंग का ऐसा कोई कीड़ा था नहीं। ओके। तो मैं तैयारी कर रहा था, अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहा था, उसके साथ मैं तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज की। और मेरा वो एम वही था, पहले एनडीए में जाना था आर्मी में, लेकिन मेरे पापा और मम्मी का मैं इकलौता बेटा हूँ। तो आपको ये पता ही होगा कि वो आर्मी में भेजने से थोड़ा गवारे होते हैं कि वो नहीं भेजना चाहते हैं आर्मी में आपको। तो मैंने एनसीसी भी किया, लेकिन आर्मी में फिर मैं नहीं गया, और ना ही फिर मैंने उसकी तैयारी की, ना क्लियर किया। फिर मैं पीसीएस की तैयारी करने लगा। तो बैचलर्स के बाद मैंने मास्टर्स शुरू किया। तब मैं कभी कभी ना, जैसे सिस्टर इस लाइन में थी मेरी, हाँ, तो वो मूवीज़ करती रहती, तो हीरो हीरोइन को देखने की एक उत्सुकता होती थी। तो उस चक्कर में कभी कभी हम भी सेट पे चले जाते थे। हाँ। मैं बीए कर रहा था तब मैं प्रणाम के सेट पे गया था। उस समय था क्या कि वो क्राउड कोऑर्डिनेट करती थी बहुत पहले, बस खाली देखने हाँ, जाते थे। तो मैंने भी सोचा कि चले जाते हैं, आज शूटिंग भी देखते हैं, कुछ पैसा भी मिलेगा। तो उस चक्कर में मैं चला जाता था, अपने कॉलेज के दोस्तों को ले लेता। फिर प्रणाम में 3-4 दिन गए, कुछ पैसा मिला तो अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं अपना वही पढ़ाई लिखाई कर रहा था। एक मूवी चल रही थी जबरिया जोड़ी, तो मानसी उसमें एज अ प्रोडक्शन कंट्रोलर और अपना फीचर कास्टिंग भी उसमें दे रही थी। तो उसमें मैं गया था, तो वहाँ पे हमें एक मूवी मिली, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज की मीटिंग हुई। अच्छा। जो कि जिमी शेरगिल और आप माही गिल थी उसमें, और सौरभ शुक्ला, काफ़ी कैरेक्टर्स थे उस मूवी में, 18-20 कैरेक्टर्स थे अच्छे अच्छे। तो उसके पास टाइम नहीं था, तो उसने मुझसे बोला कि अभी अगर हो सके तो तुम ये संभाल लो, और पंकज चौहान का नंबर दिया। मेरा ये इसी से दूसरा भी सवाल यही था कि मतलब आपकी कास्टिंग में एंट्री कब हुई, मतलब जर्नी क्या है? बस यही मेरी जर्नी, मैं वही जर्नी बता रहा हूँ आपको कि जर्नी ऐसे ही रही कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था और आया जबरिया जोड़ी में ऐसे ही शौकिया देखने के लिए। 1-2 दिन शादी का सीन था तो वो देखने के लिए आया। तो सिस्टर ने बोला कि एक मीटिंग है तो उसमें चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया, तो वहाँ फैमिली ऑफ ठाकुरगंज की मीटिंग थी। तो वो मीटिंग हुई, तो उसमें हम लोगों को काम मिला कि इसमें कास्टिंग भी करनी है पंकज चौहान जी के साथ मिलकर, और क्राउड का भी देखना है, जूनियर्स भी देखना है, डांसर्स भी देखना है। तो उसने मुझे बताया कि अच्छा, मुझे तो पता नहीं कैसे क्या होता है, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है, फ़ोन पे गाइड भी कर देती थी। तो मैंने वो शुरू किया। स्टार्टिंग में तो मेरे लिए काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी रहा, क्योंकि इकट्ठे उसमें क्या था ना, 2-4 जूनियर्स नहीं थे या डांसर्स नहीं थे, उसमें 125, 150, और वो मेरे लिए इकट्ठे घुसना, इस फील्ड में आना और उसके बाद इकट्ठे इतनी चीज़ें देखना, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था।
खैर जब फैमिली ऑफ ठाकुरगंज मैंने की वो काफ़ी लंबा शेड्यूल रहा और उसमें मुझे इस लाइन में ना फिर मज़ा आने लगा, क्योंकि एक लाइन ये लाइन ऐसी है कि एक बार आदमी आ जाए, पहले तो आना नहीं चाहता, लेकिन जब आ जाता है तो फिर वो जाना नहीं चाहता। ये बात, तो वो जर्नी फिर वहाँ से शुरू हो गई। ओके, तो मतलब ठाकुर ऑफ फैमिली ऑफ ठाकुरगंज से, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज से आपकी मेरी कास्टिंग की जर्नी शुरू हुई। फिर मतलब मैंने फिर एक मनफोड़गंज की बिन्नी का प्रोजेक्ट आया MX प्लेयर के लिए थी, जो डीजेस प्रोडक्शन ने की थी। डीजेस क्रिएशन बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन हाउस है, तो उसमें जब हुआ तो उसमें मुझे कास्टिंग पूरी मिली, पूरी, हाँ पूरी लिस्ट हमें दी गई कि ये कैरेक्टर्स आपको कास्ट करने हैं। खैर उस समय मैं इतना इंटरेक्ट नहीं था लोगों से, मतलब जो जितने भी एक्टर्स थे तो उनसे मेरा कोई अट्रैक्शन नहीं था बहुत ज़्यादा। फैमिली ऑफ ठाकुरगंज में बहुत ज़्यादा मैं मिला हूँगा तो 7-8 लोगों से मिला था, और लखनऊ में काफ़ी आर्टिस्ट हूँ अगर आप देखें तो, BNA SNA है, और यहाँ से काफ़ी लोग, राजपाल यादव जैसे लोग, अनुपम खेर, सब लोग आगे बढ़े हैं और यहाँ पे आर्टिस्ट की भरमार है। उसमें से मैं बहुत गिने चुने लोगों को जानता था। तो फिर मैंने उसमें हेल्प ली अपनी सिस्टर की कि कैसे इसको करना है, तो उसने नंबर दिए सारे आर्टिस्ट पे। तो उस मनफोड़गंज की बिन्नी से मैंने सबके ऑडिशन मंगाना चालू किए, उसमें कास्टिंग करना चालू की। तब मुझे काफ़ी आर्टिस्टों से जान पहचान मेरी हुई। फिर मैं सेट पे गया तो काफ़ी लोगों से रूबरू हुए, तो लोगों से धीरे धीरे जान पहचान बढ़ी। फिर हमारा कास्टिंग का सिलसिला ये कब की बात है, मतलब ये 2018 सितंबर में हमने की थी। 20 सितंबर से शुरू हुआ था हमारा फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, और दिसंबर में शुरू हुई थी मनफोड़गंज। मतलब 2017 की बात है, 2018 मतलब 18 और अभी 22, 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो आप क्या आप बता सकते हैं 4 साल में हमारे दर्शकों को और कितनी फिल्मों में आपने? मनफोड़गंज की बिन्नी के बाद फिर मैंने सावधान इंडिया किया। सावधान इंडिया के बाद फिर मैंने 2-3 भोजपुरी मूवीज़ थी लगातार, वो मुकद्दर, उसके बाद भाग के सारी भाग, मुकद्दर का सिकंदर, ये सब करते रहे। फिर हमारे पास हिंदी मूवी आई देहाती डिस्को, जो हमने की 2020 में, जो कि अभी रिलीज़ हुई है, और काफ़ी लोगों ने उसका प्रमोशन किया है क्योंकि उसमें मास्टर जी थे गणेशाचार्य। और उसके बाद मैंने मौकाए वारदात, क्राइम पेट्रोल, जुर्म और जज्बात, क्राइम वर्ल्ड, मतलब क्राइम से रिलेटेड तो इतना कर लिया है कि भर गया है क्राइम। मतलब लखनऊ में क्राइम अगर क्राइम सबको यही ज़्यादातर पता है कि अगर क्राइम करना है तो अष्टभुजा और मानसी से कांटेक्ट कर लो, कि अगर क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया में करना है या एपिसोडिक में करना है। अभी 1 साल मैंने और भाई क्या चल रहा है, NTV का सीरियल चल रहा था, उसमें पहले कोई और कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो किसी वजह से उन्होंने छोड़ा या जो भी था, फिर मैंने उसमें ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 1 साल हमने वो भी किया है, और वो सीरियल अभी तक चला। अब लास्ट उसका अभी मई में उसका लास्ट हुआ है। तो अभी तक आपने बहुत सारी कास्टिंग की है, बहुत सारे एक्टर्स को देखा है। हाँ, बट जैसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, आप कास्ट करते हैं, तो आप एक कैरेक्टर में क्या देखते हैं कि उनको कास्ट करते हैं? देख क्या होता है कि हमें सबसे पहले तो हमारा जो कैरेक्टर लिस्ट होती है ना, हमें कभी भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स का ब्रीफ दिया होता है। हाँ। तो हम चाहते, जैसे अगर उसमें गुंडा लुक मांगा है तो हम उसी हिसाब से देखते हैं कि वो गुंडे के तरीके दिख रहा है कि नहीं, उसका जो रफ फेस है कि नहीं, मेरी तरह मतलब, हाँ, जैसे कि दाढ़ी वाड़ी है कि नहीं, या इनोसेंट मांगा है तो उसके अंदर इनोसेंसी दिख रही है कि नहीं, कि वो मतलब बंदा दिख रहा है कि हाँ शरीफ दिखने वाला बंदा, तो वैसा हमें चाहिए होता है। तो हम पहले ऑडिशन में वो चीज़ देखते हैं कि वो हमारे कैरेक्टर में फिट हो रहा है कि नहीं। दूसरा होता क्या है कि जब आदमी ऑडिशन देता है तो बहुत सारे लोग गलतियाँ ये करते हैं कि कुछ तो जब प्रोफाइल भी अपनी देते हैं, इंट्रो भी देते हैं ना, तो वो झूलते हुए देते हैं। अच्छा। काफ़ी आपने देखा होगा, मेरा नाम ये है, ऐसा है, वैसा है। एक तो ये जो पोस्चर होता है ना, बहुत गलत होता है। पोस्चर आप अपना बहुत सही रखिए, बैकग्राउंड अच्छा रखिए, जिससे आपका जो लाइट है ना वो बहुत क्लियर हो, क्योंकि आप बैकग्राउंड आपका डार्क होगा तो उसकी वजह से आपका फेस डार्क आएगा और आपका वो सही नहीं आ पाएगा, आपका फेस उतना अच्छा आ नहीं पाएगा। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें चाहिए आपका नाम, आपकी उम्र, आपकी हाइट, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। बिल्कुल। और आपने मतलब जो थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस होता है ना, आदमी बता देता है कि हमने इतने साल थिएटर किया या हम इस मूवी में किए। अब बहुत लंबा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उतना नहीं, हमें इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रो पार्ट, आप हमसे कैसे रूबरू हो रहे हैं, बस आपने हमने इंट्रो कर दिया कि हमारा नाम ये है, हमारी उम्र ये है, ताकि हम आपको एक क्लासिफिकेशन में डाल सकें कि इस उम्र में ये जा रहे कैटेगरी में डाल सकें। फिर बात आती है आपके मोनोलॉग की, ऑडिशन की।
मेरा वही दूसरा सवाल था कि जैसे कोई बच्चे आप लोग को मोनोलॉग या कोई एक्टर्स मोनोलॉग भेजते हैं तो वो कितना लंबा होना चाहिए कि एक कास्टिंग डायरेक्टर उसको समझ ले, देख ले? मोनोलॉग, पहली बात तो जब भी आप कभी प्रोफाइल दें किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को, तो मैं क्लियर बताना चाहूँगा, ये जो 20-25 फ़ोटोज़ भेजना, ये बहुत सारे लिंक्स, बहुत सारे ऑडिशन वीडियोस भेज देना, ये मत किया करिए। कभी भी भेजिए आप अपने लुक के, अलग अलग लुक के 5-6 फ़ोटोज़ भेजिए, जिसमें जैसे कि अगर आप मेल हैं तो आपने एक बियर्ड में लुक में फ़ोटो भेज दी, एक मुस्टैच में भेज दी, एक क्लीन शेव में भेज दी, ऐसा मतलब 4-5 आपके लुक जो आपको मतलब वो डिफरेंट लुक में, जिससे वो आपको रिकॉग्नाइज़ कर सके कि ये हम किस में कैरेक्टर्स में डाल सकते हैं। 4-5 फ़ोटो भेजने के बाद आपने 2 ऑडिशन लिंक अपने भेजिए, जैसे एक नेगेटिव बना दिया आपने और एक पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, मतलब या अगर आप कॉमेडी में अच्छे हैं तो एक कॉमेडी बना दिया, ठीक है, तो उससे आपका दिख जाता है कि आप किस चीज़ में अच्छा कर रहे हो, पॉजिटिव अच्छा कर रहे हो या नेगेटिव अच्छा कर रहे हो या कॉमेडी अच्छा कर रहे हो। वो आपने लिंक के थ्रू उसको भेज दिया। और फिर हम मोनोलॉग कभी भी बहुत ज़्यादा आप मैक्सिमम बनाओ, आपका एक्ट बहुत भी बड़ा है ना तो 1.5 से 2 मिनट, उससे मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। 1.5 मिनट मैक्सिमम। 1.5 मिनट। कभी कभी होता है कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो 2-2.5 मिनट तक जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आप बीच में कट कर दो, 2-2.5 मिनट तक जाते हैं, लेकिन कोशिश यही करिए कि 1.5 मिनट तक में ख़त्म हो जाए। क्योंकि किसी कास्टिंग डायरेक्टर को भेजें तो 1.5 मिनट, 1.5 से 2 मिनट, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत ज़्यादा, फिर क्योंकि प्रोफाइल्स इतनी आती हैं। अभी मैंने एक अमेज़ॉन के लिए अभी ग्रुप पे डाला था, वेब सीरीज़ होने वाली है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, वो पहले जुलाई में होनी थी लेकिन अभी अगस्त सितंबर में होनी। मेरे पास 2 दिन में 1800 प्रोफाइल आई हैं। मतलब और 2 दिन तक मैंने अपना मोबाइल छुआ भी नहीं है, वो बजता ही जा रहा था, तो मैंने उसको बिल्कुल छुआ ही नहीं, मैंने चार्जिंग पे लगा के छोड़ दिया था। अब अभी भी मैं उसमें से 500 प्रोफाइल ही देख पाया हूँ। अच्छा। और लोगों की कॉल पे कॉल आने लगती है, आपने मेरा प्रोफाइल नहीं देखा, प्रोफाइल। तो मेरा बताना ये है कि हम भी बिज़ी रहते हैं, हमारे और भी काम चलते हैं, तो थोड़ा सा उससे ना डिस्टर्बेंस होता है। एक आदमी बार बार अगर फ़ोन करता है आपको तो फिर वो इरिटेशन होने लगता है आपको। तो हम भी थोड़ा सा बिजी रहता है। हम ये जानते हैं कि आपके अंदर भी उत्सुकता है कि भाई हमारे सबके अंदर वो एक्टिंग की ऐसी ललक ही होती है, लेकिन उनको कभी कभी कुछ एक्टर्स हमें लिख के भी भेजते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई, कोई गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा वैसा। तो भाई आपसे कोई गलती नहीं हुई है, दरअसल थोड़ा सा बिजी हम भी रहते हैं, ऐसा कोई गलती वाली बात नहीं होती, ना किसी से हमारा कोई दुश्मनी, ना किसी कुछ है, हमें सबको चांस देना। और क्या मतलब एक तरीके से देखिए कि इनके वजह से आप भी हो। हाँ, क्योंकि ये वो तो सिंपल सी बात है। एक्टर्स हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर है, और कास्टिंग डायरेक्टर हैं तो एक्टर है। लेकिन हाँ, एक्टर्स तो तब भी हैं, वो डायरेक्ट ऑडिशन में जा सकते हैं, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर बिना एक्टर के बेकार है। तो हमारे लिए आप ही जो हो मेन आप लोग, तो हम आई आपसे कोई दुश्मनी नहीं होती। कभी अगर वाद विवाद हो भी जाता है तो ऐसा हमारे मन में कभी कोई ग्लानि आपके लिए होती नहीं है, क्योंकि काम है वो चलता रहता है, उसमें कभी कभी नोकझोंक भी हो जाती है। कभी कभी एक्टर हो कास्टिंग वालों के बीच में ना पेमेंट की भी नोकझोंक हो जाती है। अच्छा, तो वो मैं भी आऊँगा, उससे भी आऊँगा, एक एक करके आपसे सारी राज खुलाएंगे। तो एक और सवाल था, जैसे बहुत ज़्यादा फ्रॉड कास्टिंग होती है, वही मुद्दा चल ही रहा है, तो मैं आपसे पूछ लूँ एक बार कि बहुत ज़्यादा लोग जो कास्टिंग डायरेक्टर वो पैसे मांगते हैं, क्या इसके बारे में क्या आपका कहना है? देखिए, फ्रॉड कास्टिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इस समय, और काफ़ी लोग मेरे जानने वाले भी इस चक्कर में फंस चुके हैं, काफ़ी लोग, और उन्होंने 15-15, 20-20 हज़ार रुपये दिए भी। और वो समझ लीजिए आपकी अच्छी अच्छी कंपनियों से मेल आता है। अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनी, बालाजी टेलीफिल्म्स, और ऐसा नहीं करते हैं जैसा स्कैम वो लोग उनके नाम से कर रहे हैं। हाँ, वही ना, मतलब तो मान लीजिए वो MCCC से भी भेज सकते हैं आपको, वो किसी से भी भेज सकते हैं। उसमें होता क्या, वो लोग भेजते हैं कि आपको इसमें सेलेक्ट कर लिया गया है और आपका ये पर डे हम देंगे इतना इतना, वो बता भी देते हैं, और आप फ्लाइट करके आ जाओ या हमें इतना पैसा भेज दो, हम आपका रजिस्टर्ड कर देते हैं। भाई पहली बात तो ये कि आपने ऑडिशन दिया नहीं उस कंपनी में, आप उसको जानते नहीं, आपके पास डायरेक्ट मेल आ जाता है, आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा इसमें दिमाग ये भी लगाना चाहिए कि ये कोई भगवान ने किया तो है नहीं कि वो सपना आया हुआ, खुश हो जाते हैं एक्टर्स, खुश हो जाते हैं बेसिकली, लेकिन उसमें नुकसान आपका है। बहुत सारे फ्रॉड कास्टिंग वाले हैं, अगर कोई भी कास्टिंग वाला आपसे पैसे मांग रहा है तो उसमें कतई ना जाएं, क्योंकि कास्टिंग वाला आपको पैसे देगा, उसके थ्रू आपको पैसा मिलता है, उसको देना नहीं पड़ता। और बहुत से ऑडिशन में भी काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ऑडिशन में हमें पैसे दे के आना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। तो हम जब ऑडिशन रखते हैं ना, हमारा ऑडिशन, अब शायद पता नहीं कुछ लोग पैसे में रखते हो, हमने तो आज तक नहीं रखा। मैंने भी आज तक नहीं सुना है। कई कॉल्स आई मेरे पास कि सर हमने वहाँ दिया था पैसे, यहाँ भी देने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑडिशन आपको पैसे दे के ऑडिशन नहीं देना होता है, ऑडिशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्रॉड से बचिएगा। बहुत फ्रॉड है इस इंडस्ट्री में मतलब है तो अच्छी, आप आओगे बहुत मज़ा आएगा, छोड़ने का भी मन नहीं करेगा, और हो सकता है कि आप उस सक्सेस में पहुंच जाओ कि ना छोड़ो कभी, और ना छोड़ने की ज़रूरत पड़े। लेकिन फ्रॉड बहुत है, तो बहुत संभल के आपको एक एक कदम रखना पड़ेगा। ये तो है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि अभी आपने एक वेब सीरीज़ की कास्टिंग की है, तो इसी से रिलेटेड उस समय मेरा एक सवाल आया था, बट मैं कहा आप फ्लो में थे, मैं कहा फ्लो ख़त्म हो, तो आप जैसे कोई भी रिक्वायरमेंट आई आपकी, वो आप कहाँ पे अपलोड करते हैं, जैसे जो हमारे एक्टर्स हैं जो देख रहे हैं इनको पता चल जाए, जैसे ये आपसे कांटेक्ट कर सकें? हाँ जी, दरअसल जब भी मेरे पास कोई भी रिक्वायरमेंट आती है या कोई भी प्रोजेक्ट मेरा चल रहा होता है, तो मैं व्हाट्सएप पे भी उस चीज़ को डालता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप्स जितने बने हुए हैं यूपी कलाकार, और यूपी क्या उसमें मुंबई के भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। ओके। तो 5, 6 या 8 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें मैं डालता भी हूँ। जब भी होता है तो नोटिफिकेशन डाल देता हूँ, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डालता हूँ, और FB पे भी अपलोड कर देता हूँ, ताकि उससे अननोन लोग भी जो है ना वो जान जाए उस चीज़ को कि ऑडिशन है या फिर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मैं इन सब पे वो अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आप चाहें तो अपना नंबर शेयर कर सकते हैं या? हाँ, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 7007959346। आई रिपीट, 7007959346। मेरे को एकदम इंट्रोडक्शन वाला नहीं याद आ गया। हाँ, तो इंट्रोडक्शन में ऐसा होता है ना, कई लोग बोल जाते हैं 7009599346। तो नाम भी कई लोग बहुत तेजी में बोल जाते हैं, माय नेम इज अष्टभूषण पांडे, तो वो जब हम दोबारा देखने बैठते हैं तो समझ नहीं आता है। तो वो बहुत आराम से दीजिए, जब भी आप दीजिए। और ये एक सवाल था, जैसे कि जब भी आप किसी एक्टर को कास्ट किए, तो क्या उसके बाद उनको कोई ट्रेनिंग या कोई ऐसा कुछ कराया जाता है कि डायरेक्ट सेट पे भेज दिया जाएगा? देखिए, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स पे। कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जिसमें वो लोग जब कास्ट करते हैं ना, पहले वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर दोबारा एक ऑडिशन लेते हैं, उसमें आपको फाइनलाइज करते हैं। फाइनलाइज करने के बाद वो एक वर्कशॉप रखते हैं आपको परफेक्ट बनाने के लिए, और उन एक्टर्स को बुलाते हैं जो उसमें हैं, क्योंकि उनका एक लेवल बहुत बड़ा बन चुका है। बड़े बड़े भी एक्टर आते हैं, बड़े एक्टर्स भी आते हैं। तो आप उनके सामने कॉन्फिडेंस आपका बना रहे, आप उनके सामने परफॉर्म कर सको, इसलिए वो वर्कशॉप भी कराते हैं। लेकिन काफ़ी हैं जो वर्कशॉप नहीं कराते हैं, डायरेक्ट आप सेट पे जब वो ऑडिशन आपका देखते हैं। अब जैसे मैं क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया करता हूँ, और या क्राइम या एपिसोडिक कुछ भी करता हूँ, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वर्कशॉप कराएं। तो इसमें और बहुत मुश्किल होता है। मैंने एक चीज़ देखा है, मूवीज़ वेब सीरीज़ से जो एपिसोडिक होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। इनके पास टाइमिंग कम रहता है, टाइमिंग कम होती है, ये निचोड़ लेते हैं एक्टर्स को। तो इसमें वही एक्टर मतलब काम कर सकता है जिसके अंदर टैलेंट हो, क्योंकि बहुत जल्दी आपको टेक निकालने होते हैं, और परफेक्ट टेक चाहिए होते हैं, क्योंकि आपका रोल बहुत बड़ा मिलता है इसमें जितनी भी कास्टिंग होती है सबके पर्टिकुलर रोल होते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है पर्टिकुलर सबका। लेकिन मूवीज़ में क्या है कि चलता रहा, एक सीन भी होना है तो पूरा दिन लग गया। यहाँ पे 40-40 सीन एक दिन में निकालने होते हैं। ये मैंने भी किया, एक बार मैंने दी ध्यान। हाँ, ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है। और मेरा मानना ये है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं जो यंग एज के या ओल्ड एज जो अभी सीखना चालू कर रहे हैं, उनको तो एपिसोडिक करना चाहिए, क्योंकि आपको क्या ना वेरिएशन बहुत मिलता है, कैरेक्टर्स के वेरिएशन। आप जितने एपिसोड करते जाओगे ना, कभी आपको नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी कॉमेडी, कभी आप मर्डरर बने हो, मर्डर कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो आपको वेरिएशन बहुत मिलता है काम करने के। तो सीखने के लिए बहुत अच्छी मतलब वो है क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये एपिसोडिक जो भी हैं, ये आपके सीखने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कैमरा फेसिंग के लिए। तो अभी भी आप कोई क्राइम का शो कर रहे हैं? अभी जस्ट मैंने 25 अप्रैल को ख़त्म किया क्राइम पेट्रोल 2.0, और मे भी ये बारिश के बाद फिर से हम शुरू करेंगे। मतलब नेक्स्ट आप फिर से मैं भाई, मेरा लास्ट सवाल भी यही था कि कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हों आपके? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्राइम पेट्रोल और सावधान तो हमारा चलता रहता है, ये मतलब चलता है लाइफ टाइम, वो 12 मासी है। हाँ, 12 मासी चल रहा है। हम लोग 2019 जनवरी से लगातार कर रहे हैं। अब तक मतलब 150 एपिसोड्स लगभग हो चुके हैं। तो ये तो चलता ही रहता है। बाकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में अभी मैंने जो ऑडिशन कराया है 2 दिन का, वो फिल्म भी लाइनअप हो रही है, और हमारी कॉनमैन मूवी भी आने वाली है। रिलीज़ में जो मैं बताऊं तो कॉनमैन मूवी प्रकाश झा के प्रोडक्शन के अंदर हमने की थी, दिशा झा उसकी प्रोड्यूसर थी, उनकी बेटी, वो रिलीज़ भी होने वाली है। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अगस्त या सितंबर में होंगे, क्योंकि जून जुलाई तो थोड़ा सा बारिश और गर्मी की वजह से ना ठंडा रहता है। तो ऐसा मतलब अगर कोई भी यहाँ पे मूवीज़ में काम करना चाहता है या क्राइम में काम करना चाहता है, तो वो आपसे कांटेक्ट करें। हाँ, बिल्कुल करें। और जो आर्टिस्ट मतलब अभी जो एक्टिंग करना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि आप
बुक्स पढ़िए, बहुत सारी बुक्स आती हैं। और आपकी एक आती है अभिनेता की तैयारी, स्टैनिस्लावस्की करके हैं ऑथर, उनकी आती है। तो ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, ये मेरे एक दोस्त ने रेफ़र भी की थी कई लोगों को। तो ये दोनों नाम मुझे अच्छे से याद हैं और ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो इनको आप पढ़िए, इनसे थोड़ा मेथड सीखिए। बाकी जो प्रैक्टिकल है वो आप सेट पे जाइए, थोड़ा सा मतलब एज अ जूनियर भी आप चले जाओ कि जूनियर में काम करना है, भीड़ में चले जाओ। हाँ। उससे क्या होगा ना, जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो सीखने को मिलेगा आपको कि वो कैसे कैमरे को जब क्लोज चलता है तो कैसे लेते हैं, अपने आप को कैसे स्टैंड करते हैं, जब आपका वाइड है तो कैसे वो लोग रिएक्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको सेट पे जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से फिर वो हाँ, एक सेट पे पहुंचोगे तो फिर खराब मुश्किल होगा। प्रैक्टिकल आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए आपको सेट पे जाना होगा। तो मैं चाहूँगा जितने भी लोग सीखना चाहते हैं वो सेट पे जाएँ। अच्छा, सेट पे आप ऐसे तो जा नहीं सकते, छोटे काम से भी तो छोटे काम से ही जाओ। मतलब किसी क्राउड कोऑर्डिनेटर को पकड़ लो, उनके थ्रू जूनियर्स में चले जाओ कुछ दिन के लिए, उससे आपकी बेइज्जती नहीं होती। बहुत सारे हीरो और हीरोइंस ने ना पहले क्राउड ही किया है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप लोग तो जानते ही हो, सबने देखा हुआ है। कई सारे ऐसे हैं। तो आप जाइए, सेट पे सीखिए और उस प्रैक्टिकल अनुभव को अपने अंदर डालिए और अपने घर में तैयारी करिए। वीडियो बनाइए, खुद देखिए, उसमें जो गलतियां उनको सुधारिए। और जो आपसे लिंक हैं, जिनके भी जो थिएटर आर्टिस्ट से आपका लिंक है, थिएटर भी आप कर सकते हो सीखने के लिए। थिएटर में भी जाएं, उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। जबकि आजकल तो मैं जितने ऑडिशन करा रहा हूँ ना, उसमें सबसे पहले वो बोल देते हैं कि थिएटर वाले नहीं चाहिए। अच्छा। जबकि वो ऐसा है क्योंकि थिएटर में शायद लाउड हो जाते हैं। हाँ, ये होता है। और मीडिया लाइन में उतना लाउड है नहीं, पहले था, अब तो जब से वेब सीरीज आई बहुत नेचुरल एक्टिंग हो चुकी है। तो नहीं, थिएटर में भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। थिएटर ज्वाइन करिए और प्रैक्टिकल के लिए आप सेट पे जाइए। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का ये वीडियो। वैसे मैंने सब कुछ भैया से पूछ लिया है कि अगर आप लोग को अगर मूवीज़ में या क्राइम पेट्रोल में काम करना है तो ज़रूर इनके पास अपनी प्रोफाइल शेयर करिएगा। नंबर आप लोग को मिल गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू भावेश, आपने से। ओके दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद। क्या आप मुंबई जाना चाहते हैं एक्टिंग करने के लिए? क्या आपके शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इस लॉकडाउन में भी मुंबई में तो शूटिंग चल रही है और आप घर बैठे हुए हो? आप भी घर बैठे ऑडिशन देना चाहते हो लेकिन आपके पास कोई रास्ता नहीं है? परेशान मत होइए, मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। द स्ट्रगलर टैलेंट हब आपको डेली फ्री ऑडिशंस अपडेट प्रोवाइड करता है, जहां पे जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर खुद आके अपने रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं। सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए और फ्री में सब्सक्राइब करिए और घर बैठे ऑडिशन दीजिए।